दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अखिल भारतीय राजीव गांधी विचार विकास मंच के इस प्लेटफॉर्म पर और स्वागत है विनोद जी आपका राजीव गांधी सोशल मीडिया चैनल पर। और आज हमारे साथ है विनोद जी गाड़े। विनोद जी गाड़े का परिचय आप सबको पता है, आंबेडकरवादी रिपब्लिकन पार्टी के महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष रह चुके हैं और पार्षद की उनकी कार्यकारिणी जो राष्ट्रीय स्तर पर थी वो थोड़ी डिजॉल्व हो गई, लेकिन जैसे ही न्यू कार्यकारिणी बनेगी उसमें फिर से विनोद जी और अच्छी पोस्ट पर हमें देखेंगे। और हमारे राजीव गांधी सोशल मीडिया के चैनल के एंकर भी वही है, रिपोर्टर भी विनोद गाड़े है और काफ़ी अच्छा हमारा संबोधन होते रहता है। लोग हम यानी अभी नोटिस कर रहे हैं कि विनोद गाड़े और राजू चौथमल की जोड़ी जमी बनी कैसी है। तो विनोद जी, मैं शुरुआत जो मेरे प्रश्न की जो शुरुआत है इसी सवाल से है कि विनोद गाड़े और राजू चौथमल की जोड़ी बनी कैसी है, क्या कारण है? क्योंकि जनरली कैसा हो गया, हमारा संबंध तो अभी हाल फिलहाल ही आया हुआ है। इससे पहले भले ही हम अलग अलग पार्टियों में काम करते थे या संगठनों में काम करते थे, अलग अलग विचारधाराओं में काम करते थे, लेकिन ऐसा संबंध नहीं आया कि हम पर्सनल बात करते हैं। मीटिंग में मुलाकात अलग होती है, इतने क्लोज कैसे ये जोड़ी बनी कैसे, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? राजू जी, अच्छा हुआ ये आपका सवाल जी। तो सवाल का जवाब देते समय मुझे भी खुशी होती है। मैं यहाँ पे नागपुर से जब आया था, मेरा होम टाउन ये है अमरावती, मेरा जन्म गाँव अमरावती। पर जब मैं नागपुर से यहाँ आया था तो एक सपना लेके आया था कि मुझे हमारे लोगों के लिए, समाज के लोगों के लिए सोशल वर्क तो करना है, पर राजकीय नेता बनकर सोशल वर्क। अच्छा, पर मेरा राजकीय क्षेत्र में घुसना, पर मेरा एक स्वभाव है कि मैं सच्चाई के साथ में जो भी बात है वो सच्चाई रख के बात करने वाला इंसान। तो काफी मामलों में मैं मेरे लोगों का भी विरोध करते हुए देखा। जैसे अभी आपने बात कही थी कि राहुल गांधी को भी करते हैं, तो वैसे ही स्वभाव मेरा है। मुझे वो चापलूस लोग या झूठ बोलने वाले लोग पसंद है। जब मैं यहाँ आया तो मैंने सबसे पहले रिपब्लिकन जितने भी नेताएं हैं उनको एक होने करने की कोशिश की कि भाई चलो यार अलग अलग प्रोग्राम करके एक होने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। पर हमने देखा कि यहाँ पे कुछ मामलों में वो एक होते हैं, पर अपनी अपनी दुकानदारी बंद करने का या उसे छेड़ने का किसी का उद्देश्य होता। इसी बीच काम करते करते आपके परिचय आपका भी स्वभाव वही है, रोक टोक जो भी है वो खुल के बात करना, सामने बात करना, मुंह पे बात करना। और जो चीज पटी नहीं, क्यों? क्योंकि हम अपने घर का काम नहीं कर रहे, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम समाज के प्रति वफादार होकर काम करना चाहते हैं। हम किसी से 1 रुपया लेके काम नहीं कर रहे और हम किसी से 1 रुपया नहीं लेते हैं और हम हमारे हिसाब से काम करते हैं, इसलिए हम रोक टोक की भूमिका रख सकते हैं। जी हाँ। अब जो लोग ये नहीं करते वो लोग हमारे विरोध तो करेंगे। देखिए, जब भी आप कुछ अच्छा करने जाओ या अच्छी बातें भी करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे या कुछ सकारात्मक रूप से आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, लोग उसमें आपके रास्ते में पैर अड़ाएंगे, अड़ंगा डालेंगे, रुकावट पैदा करेंगे। तो ऐसे लोग तो आएंगे, लेकिन इन्हीं लोगों के बीच में कुछ अच्छे लोग रहते हैं जो इन लोगों की वजह से बैक में चले जाते हैं। ऐसे लोगों को खोजने का काम आपका है, ऐसा मुझे लगता है। उसी खोज जो है वो आप है जी। तो मेरा सवाल भी लगभग यही है, एक्चुअल कैसा हो गया, हमारी जो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ वो एडविन चौक का एक जो प्रॉब्लम शुरू है, अमरावती बाबा साहब अम्बेडकर चौक अमरावती में जो जगह स्थित है, जो घटाने की जो जगह है 6600 स्क्वायर फुट, जिसका अधिग्रहण करना सरकार की कोशिश चालू है। एक हाई कोर्ट की केस है, वहाँ स्टे भी मिला हुआ है। वो मसले के विषय पर जब हमारी दलित समाज के सभी संगठनों की मीटिंग होती थी उस समय में आपकी मुलाकात होती थी।
और काफी बार देखा है कि आपको डाउन ग्रेड भी किया गया, मतलब बोलने का मौका नहीं दिया, मुझे भी नहीं दिया। तो शायद यही कारण हो गया हम दोनों को नहीं बोलने दिया, तो हम आपस में बात कर रहे हैं, ऐसा ऐसा हो सकता है ना। तो एक्चुअली ऐसी ही बात हुई है। तो वो जो चौकी जो जगह है, वो जगह के बारे में जो केस है हाईकोर्ट में, और वो केस डालने वाले या जो प्रतिवादी है, महानगर पालिका अमरावती, जिला कलेक्टर अमरावती, पुलिस आयुक्त कार्यालय अमरावती, ये 3 पार्टी है। उसके बाद में इस केस के प्रशासक एसडीओ कार्यालय, उप विभागीय अधिकारी कार्यालय, ये 4 पार्टी है। एक पार्टी है महाराष्ट्र से, ठीक है, ऐसी 5 पार्टी है। इस केस में हाईकोर्ट में जो स्टे मिला हुआ है, वो स्टे 2016 से कंटिन्यू था। वो स्टे हटाने के लिए प्रतिवादी जो रिस्पोंडेंट है, वो प्रयत्न क्यों नहीं कर रहे, या प्रयत्न करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर फेल हो रहे हैं, या वो उन्होंने प्रयत्न ही नहीं किया, इस बारे में अभी तक कोई डॉक्यूमेंटरी प्रूफ तो सामने आया नहीं है। लेकिन 8 वर्षों से किसी एक केस में लगातार स्टे मिलना, वो तो मुझे पॉसिबल नहीं लगता ना। तो पानी कहाँ बह रहा, उसको थोड़ा बताएं। सबसे शुरू में जब इसकी शुरुआत हुई थी, उस समय में महानगर पालिका के जितने नगर सेवक, हाँ, उन्होंने थोड़ा सा उसमें जैसे प्रवीण कोटे जी के माध्यम से उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया था कि एक जमीन हम आपको दिलवा देंगे, और जो इसके मालक है, तथाकथित मालक कैसे गट्टानी, उनको हम इस जमीन का जो मूल भाव है वो देने के लिए तैयार है। तो सभी नगर सेवकों की तरफ से उन्होंने पैसे 5-5 लाख रुपए लिए थे, और पैसे जमा भी हुए। पर एक दो प्रसंग में ऐसा हुआ कि वो गट्टानी के फेवर में एक निर्णय आ गया था। तो उस समय उसने दीवारें खड़ी करने की, और उसी समय हमारे कुछ संगठनाओं के लोग वहाँ पहुँच गए, और काफी लेवल तक वो हाथापाई होने का केस भी हुआ। और मुझे ऐसा लगता है उस हाथापाई की वजह से कहीं ना कहीं उस गट्टानी का ईगो हर्ट हो गया, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची, और उस वजह से जो वो उसको मनाने से दे सकता था, वो अब नहीं दिया। अच्छा, अब उसे ये यकीन हो गया कि भाई हमारे लोगों को टेक्निकल बातें तो सिखाते, हमारे सारे लोग, हमारे लीडर आपको सारे पता है, क्योंकि 1% आपके सामने की बात है। जब हमने सारे आयुक्तों को बुलाया, चारों आयुक्त बैठे थे, और एक संगठन समिति बनाई गई थी, स्मारक समिति, उस समिति में आप भी मैं भी था, और काफी संगठनाओं के लोग थे। उस समय में जो नए चौरापतिया और जिलाधिकारी बनकर आए थे, हमारे इस समिति का नेतृत्व सुदाम बोलकर जो डीएसपी से उनको दिया था। उनको इसलिए दिया था कि काफी पहले से उन्होंने उसमें निवेदन उनकी मिसेस उन नगर सेविका में थी जो जिन्होंने 5 लाख हो गया, उनको थोड़ी बहुत उस समय, यानी हम ये कह सकते हैं कि अंधी गलियों में पानी गए, वैसा वो हमारा उस समय में हिस्सा। इसलिए सबको लगता था कि सुधार बोलकर के पास में काफी जानकारी, इसलिए उसको बोला था, और लोग उसकी बात करके। परंतु सुधार बोलकर जी ने वहाँ पे कुछ शब्द ऐसे जिलाधिकारी को बोल दिए जिससे जिलाधिकारी उस समय नाराज हो गया। और जिलाधिकारी नाराज होने के बाद उन्होंने कहा कि भाई देखो, आप इस मामले में मैं भी संवेदनशील हूँ, जनता भी संवेदनशील है, आप भी संवेदनशील हूँ, आप मुझे मुद्दे के हिसाब से बताओगे तो मैं इस पर आपको कोई सोल्यूशन देगा। तो उस समय आपने भी देखा कि जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए वो मुद्दे हमारे नेता नहीं रखता। नहीं, मैंने तो मुद्दे रखने की कोशिश किया ना,
तो आपको उस टाइम में तो रोक दिया था मैंने। तो मुझे नहीं लगता है, और कहीं ना कहीं वो हमारी कमजोरी थी, या हम उसको दुखद हाँ आगे नहीं थे। और वो समय पे जो चारों आयुक्तों के सामने जो बात आप रख सकते थे, या उसमें क्या पिटीशन दाखिल है, वो केस सुप्रीम कोर्ट में किस मामले से लेके ग्रस्त है, उसमें जनप्रतिनिधि काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, या फिर हमें जनता की ओर से क्या उसमें सपोर्टिव चीज करनी थी, वो किसी ने जानने की कोशिश आज तक नहीं किया। और उस जो सरकारी वकील थे, जो ये बोरा साहब थे, उन तक भी वो बात पहुंचने नहीं दी। और हमें आपको तो ऐसा लगता था कि ये चारों आयुक्तों के सामने वो बात रखी जाए, ताकि उन्हें भी पता चले कि ये क्या कर रहे हैं। अगर सरकारी वकील इसमें कुछ गड़बड़ कर रहा है तो कलेक्टर उसमें बोल सकते थे, अपर आयुक्त को बोल सकते थे, पुलिस आयुक्त को बोल सकते थे कि भाई ये गलत है, आपने इसको इस तरह से रखना चाहिए, क्योंकि ये समझ नहीं सकते। पर उस समय हमारे ही नेताओं की गलती की वजह से आपको, जो आप काफी उसमें जानते हैं, बोलने नहीं दिया। क्या देखिए कैसा है, कुछ बातें ऐसी होती है कि अपने हाथ से हम हमारे पैर को तुम्हारे मार देते हैं। हम मान सम्मान देते हैं वरिष्ठों को, मान सम्मान देते हैं उनके कार्य को, और मान सम्मान देते हैं कि आप अगर लीडरशिप करते तो करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन कुछ समय ऐसा आता है कि उनके कार्यों की वजह से या उनके मान सम्मान की वजह से, या जो उन्हें फ्रंट पर लाने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग ये भूल जाते हैं कि उन्हें क्या पता है, उनके पास जानकारी है या नहीं है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है, वो भूल जाते हैं। ये एक नशा ही है, लीडरशिप करने का एक नशा होता है। तो उस चीज़ की वजह से, उस जानकारी न होने की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी की जाती है जो डिले हो जाती है। ये जो रुकावटें जो आ रही है जमीन अधिग्रहण में, उसके परिणाम के कारक भी यही लोग होते हैं, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि केस क्या है, इन्हें पता ही नहीं है कि लार एक्ट क्या है, इन्हें पता ही नहीं है कि वहाँ स्टेट को क्यों मिला हो, केस की पिटीशन में क्या दर्ज है पता ही नहीं, पढ़ने की कोशिश ही नहीं की है। मैंने बड़े बड़े लोगों से बात की है इस बारे में, हर कोई अपने हिसाब से बताने का प्रयास करता है, लेकिन ओरिजिनल बात अभी तक सामने आई नहीं है। कलेक्टर साहब सौरभ जो आए हैं, कटियार साहब जो आए, वो नए आए, क्या इससे पहले जो कलेक्टर थे पवनीत कौर मैडम, वो भी नहीं थी, उन्हें पता नहीं है केस क्या है। उन्हें सिर्फ ये बताया जाता है कि अधिग्रहण की प्रोसेस के लिए हाई कोर्ट से स्टे मिला हुआ है अपोजिट पार्टी को, मतलब धक्का नहीं, ये सिस्टम चलता है। एक्चुअल मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो प्रतिनिधि है, हमारे जो लीडर्स है, जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, जिनके पास में पावर है, जो आगे आकर फल पर भाग करते हैं, वो क्यों नहीं इस केस में दिलचस्पी वैसे दिखाते हैं। डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करना चाहिए, उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहिए, वकीलों से सलाह मशवरा करना चाहिए, हाईकोर्ट में क्या चल रहा है वो पता चलना चाहिए, ये क्यों नहीं करते हैं? इसके लिए हम ये भी बोल सकते हैं राजीव जी की शिक्षा और ज्ञान ये भी काफी जरूरी है। हाँ, खाली लीडर होने से सब कुछ नहीं होता। हाँ, आप मुझे बताइए कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हाँ, आपको याद होगा कि हमने एक इसकी समिति की मीटिंग की, हाँ, और उस मीटिंग में हमने चर्चा की थी कि भाई इसको दो आंदोलनों में चलाया जाए। एक तो इसको सुप्रीम कोर्ट में हम अपने पास से हाई कोर्ट में कुछ पैसे जमा करके हमारे पास से थोड़ा थोड़ा लेके एक वकील के माध्यम से इसको सुप्रीम या हाई कोर्ट में चलाएंगे, और कोर्ट का मामला भी हम चलाते रहेंगे। साथ ही साथ हम अम्बेडकर चौक से एक आंदोलन चलाएंगे, जो प्रशासन कराएगा और प्रशासन उसके दबाव निर्माण हो, ऐसा आंदोलन चला। लेकिन क्या हुआ? लेकिन ये दोनों चीजें कहाँ हो रही है? वही बताया। आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि एक आंदोलन लिया गया,
एक आंदोलन लिया गया जिसमें सुरेश भाऊ तायड़े ने उसमें वंचित आघाड़ी की तरफ से दो आंदोलनों को मिक्स किया गया। इसमें काफी लोगों को अंधेरे में रखा गया समिति के, जिनको मालूम नहीं था। कुछ लीडरों को जिनको इसमें बड़ा बनना था, या हम कह सकते हैं श्रेयवाद, जिनको श्रेय लेना था, इन्होंने अपने हिसाब से उस आंदोलन को, दो आंदोलनों को एक आंदोलन में जी हाँ जोड़ दिया। एक आंदोलन था जो जिनको घर नहीं है, बेघर है, ऐसे लोगों को वंचित आघाड़ी की तरफ से सुरेश भाऊ तायड़े से सरकारी जमीन पे मुफ्त घर देने का वादा किया गया। और दूसरा आंदोलन था जो बाबा साहब के पुतले के लिए हमें रेलवे चौक की जगह चाहिए। जी हाँ। अब आप अभ्यासु व्यक्तित्व है, आप ये बताइए मुझे, इस दोनों मामले में काफी जमीन आसमान में। बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, किसी लोगों को जो बेघर है उनको कोई जमीन दिलवाना, सरकारी जमीन दिलवाना, उसके लिए हमें ई क्लास जमीन चाहिए। उसका हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। ई क्लास जमीन हमें किस तरीके से हस्तांतरित करना है, उसका कायदा कानून अलग है। जो पहले से ही बाबा साहब चौक की जगह है और वो ई क्लास रहने के बाद में उसको लीज पे थी, उसका इतिहास अलग है। वो इतिहास को आप पूरी तरह से न पढ़ते हुए उसको और इसको दोनों एक करके आपने लोगों को, जनता को एकत्रित किया और एकत्रित करके जनता को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने लेके आया। हम भी थे, हमारे हाथ में भी माइक आया, हमने भी भाषण ठोके। पर जब हमें सच्चाई पता चली कि अरे ये तो कुछ मामला अलग है, क्योंकि लोग तो हमारे पास में आ रहे हैं, वो फॉर्म कैसे बनना है, वो टोकन नंबर क्या है, वो जमीन के लिए कर रहे थे। तो हम बोले यार ये टोकन नंबर क्या है? मेरे ख्याल से वो किराएदार लोगों के लिए, अमरावती में जो किराएदार लोग रहते हैं, जो बाहर गाँव से मजदूर है, जो कारागिर है, तो उनको जगह देने का वो मसला है। तो हम इसमें किसी को दोष नहीं देंगे। मैं सुरेश भाऊ तायड़े की तारीफ ही करूँगा कि उन्होंने जनता के बारे में सोचा और जनता के लिए जो बेघर है उनके लिए घर देने का वादा कर रहे हैं, काफ़ी सराहनीय बात है। और साथ साथ में सबसे संवेदनशील मामले को उस मामले के साथ जोड़ना, वो भी अपने समिति के कुछ लोगों को अंधेरे में रख के, वो बात नहीं, वो आंदोलन होने के बाद उन्होंने क्या हो गया, जो समिति वाले हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति, वो लोग अलग हो गए। उन्हें पता चल गया, मेरी भी पोस्ट थी उसमें, उन्हें पता चल गया कि भाई ये तो गलत हो रहा है, तो उन्होंने वाकई में अपने आप को अलग कर दिया और बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक की लड़ाई शुरू है। अभी शुरू है। मैं इस बारे में तारीफ करूँगा इन लोगों की, हमारे अपने लोग हैं कि इन्हें पता ना होते हुए भी, कागज ना होते हुए भी लड़ने की ताकत रखते हैं। अम्बेडकर वाद जिंदा रखने की ताकत इनमें है, सिर्फ उन्हें सही दिशा नहीं मिल रही, तो सही दिशा मिलना जरूरी है। इसलिए मैंने कहा ना आपको कि सुरेश तायड़े भी अपनी जगह पे सही थे, लेकिन उसने अपना रुख देखा, उसने अपने संगठन की ओर से जो पहले से ही चालू था प्रकरण, उसका फायदा देखने की कोशिश की और उसके साथ साथ एविन चौक का भी मसला उसमें जुड़ जाता है, तो उसे लगा कि दो ताकत एक हो जाएंगी, उसकी भी तारीफ कर सकते हैं। लेकिन वो मसला लगता है, ये मसला है और ये सभी पता है। उस दिन हमें पता है कि अम्बेडकर समिति के सदस्यों को कम बोलने दिया गया और प्रहार पक्ष, वंचित आघाड़ी, जी हाँ, और वो जो नारेबाजी हुई, उससे भी हमें कुछ नाराज। देखो, मैं खुद एक अम्बेडकरवादी रिपब्लिकन पार्टी का कार्याध्यक्ष हूँ, मैं भी मेरे लोगों को बोल सकता था कि भाई एक बैनर लेके आ जाओ, हमारी पार्टी का नाम हो जाएगा। बिल्कुल, बाबा साहब की जमीन लेने का जो हमने ठाना है, जिसके लिए हम मरते दम तक लड़ने के लिए तैयार है, हमारी जान भी जाए तो हम उसके लिए लड़ेंगे, उस मामले को मैं राजकीय मामला नहीं बनाना चाहिए और ना मैं किसी को बनाने देना चाहिए। इसलिए मेरी भूमिका हमेशा रोक टोक रही है। मैंने उस चीज़ का विरोध किया, उस चीज़ का मैंने विरोध करने की वजह से
समिति के कुछ लोगों ने, जैसे सुधा मूर्कर है हाँ। या उसके फेवर के लोगों ने मेरा विरोध किया हाँ। और कहा कि ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। हम्म। अरे क्यों नहीं चाहिए? आप गलत हो तो हम गलत को गलत ही कहने वाले लोग हैं, हम सही को सही कहने वाले ये लोग हैं। आपको ये था तो आपने वो आंदोलन अलग लेना चाहिए था। हाँ। और बाबा साहब के, आपको अगर बाबा साहब के नाम से लोग नहीं ला सकते हो आप, हाँ। हाँ। बाबा साहब की जमीन लेना है, हाँ। इस मुद्दे पे अगर लोग नहीं आ सकते तो मैं मानता हूँ कि बाबा साहब को मानने वाला वर्ग ही नहीं है। हाँ। ये अगर वर्ग सिर्फ बाबा साहब के नाम से फैसिलिटी लेने वाला, सुविधा लेने वाला, खैरात लेने वाला वर्ग होगा तो बाबा साहब कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकते हैं। अगर बाबा साहब की जगह के लिए मुझे तो वो लगता है कि किसी को बुलाने का काम ही ना पड़े। हाँ। ये अगर आवाज कर देते थे हाँ। कि भाई ऐसा ऐसा मामला है, बाबा साहब के स्मारक की जमीन सरकार हमें नहीं दे रही है, हमें जनता से अपील है कि वो हम ये आंदोलन छेड़ रहे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित रहे, मुझे ऐसा लगता है कि हजारों लाखों से कोई वैसी जी हाँ जी। और विनोद जी कैसा हो गया जब इस जमीन अधिग्रहण की जो प्रोसेस हुई, वो जो 28 नगर सब थे जिन्होंने 5 लाख अपने फंड से दिया, वो पैसा भी सुरक्षित है, वो 28 नगर से हो, प्लस अम्बेडकरवादी संगठनों के जो वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठम जो आज भी जीवंत है, इनकी राजकीय यात्रा 50 साल की है, 40 साल की है, 35 साल की है, 30 साल की है, 20 साल की, वो वरिष्ठ लोग आपने देखा है इनकी मीटिंग में आते हैं या नहीं आते हैं, या फिर ये लोग जो यंग जनरेशन की जो लीडर्स है वो उन लोगों को क्यों नहीं बुलाते, और बुलाते हैं तो क्यों मना करते हैं, या उन्हें बुलाया ही नहीं जाता। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, वो सबके हैं, वो भी जूनियर हो, सीनियर हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, सर्विस वाला हो, बेरोजगार हो, अमीर हो, गरीब हो, बाबा साहब सबके हैं। और बाबा साहब के लिए लड़ने का माता सब में है। एक गरीब जिसके हाथ पर नहीं होंगे वो भी मारने के लिए तैयार है, और करोड़पति जिसका भरपूर पैसा है वो भी मारने के लिए तैयार है। बस शर्त है उन्हें बुलाया जाए या उन्हें बताया जाए या उन्हें मान सम्मान दिया जाए, उनके पर उनकी उम्र उनके अनुभव के अनुसार तो लोग जमा हो जाए। मैंने पिछले 1 साल से मतलब 2023 अक्टूबर 4 से तो मैं एक ही मीटिंग में नहीं गया हूँ। एक ही मीटिंग होती है नहीं होती है मुझे पता नहीं, सिर्फ पिछले संडे को मीटिंग थी और क्लासरूम के लिए बरसात चालू थी, मैं जा नहीं पाया, तो इनके मीटिंग में 4 दिनों से गया नहीं। लेकिन इससे पहले 1 साल जो मीटिंग चलती थी उसमें वरिष्ठ जो नेतृत्व है वो आए नहीं या उन्हें बुलाया नहीं गया। तो ये जो दुरावा जो है वो इस केस के लिए हानिकारक है, ऐसा लगता है। बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कि जो पुराने लोग हैं, हाँ, उन्हें उस बाबा साहब पुतले का सारा इतिहास, हाँ, और ये मामला इतना संवेदनशील है कि आप गुंडागर्दी करके उसको हासिल नहीं कर सकते। जी हाँ, आपको कानूनी तरीके से, बाबा साहब खुद कानून के रक्षक थे, संविधान निर्माता थे, और उन्होंने कभी कानून से परे होकर कोई काम जी हाँ। जितने भी आंदोलन आपने बाबा साहब को पढ़ने वाला व्यक्ति, हाँ, मुझे नहीं लगता कि वो वाम मार्ग से कोई आंदोलन हासिल नहीं कभी नहीं किया। एक प्रसंग है जब बाबा साहब का काफिला एक आंदोलन की तरफ जा रहा था और उनके गाड़ियों पे दूसरे जाति के लोगों ने पथराव किया था लाठी से। हाँ। उस समय में बाबा साहब के भाई ने कहा कि हम भी इनको मारेंगे, हाँ, और इनका मुंहतोड़ जवाब देंगे। जी हाँ। और हमारे बीच में काफी हट्टे कट्टे लोग भी, हाँ, शुरू से। पर बाबा साहब ने बोला नहीं, हम ये नहीं करना, वो जैसा कर रहे हैं वो हम उसी पत्थर का जवाब अगर पत्थर से देंगे तो ये काफी कठिनाई वाली बात है। हाँ, उन बार हमने क्या कर रहा है, तो वो बात हमारे लोग क्यों नहीं समझते। ठीक है, आज गट्टानी को बयाने घुसाने वाले कुछ लोग होंगे, हाँ, कि भाई तुम मत कर, हाँ,
ऐसा है दोनों तरफ से देखा जाए जी हाँ। तो उसको भी बहलाने फुसलाने वाले लोग होंगे कि मत हाँ, हाँ, कर, सही ज्यादा रकम मिलेगी या उसको और उम्मीद होगी कि भाई उसकी डिमांड कुछ और होगी हाँ, कि इसके बदले में मुझे कुछ और दिया जाए। हाँ, तो वो बात उसके साथ बैठने के बाद ही समझेगी ना। सही है, हाँ, आप अगर एकदम से गुस्सा दिल में रख के हाँ। बोलेंगे कि नहीं अब ये आया ना इसको मारेंगे ये इससे जमीन छीन लेंगे, नहीं, उससे तो नहीं होगा। ऐसे ऐसी बातों से ऐसी बातें नहीं होंगी। उसके बाद में हम ये देख रहे हैं कि आपकी आंदोलन की दिशा गलत है। आप श्रेयवाद के चक्कर में जिनको लेके चलना चाहिए उनको नहीं लेके चल रहे। तो हम इस तरीके से अगर चलेंगे तो मुझे नहीं लगता वो जमीन हम हासिल कर पाएंगे। जी हाँ, देखिए ना, मीटिंग या आंदोलन में या फिर निवेदन में गिने चुने 15 से 20 लोग जाते हैं और पूरी अमरावती जिले में 15 से 20 लोग तो है नहीं। तो लोगों का संपर्क इससे नहीं होता है या इनका संपर्क लोगों से नहीं होता है। सच्चाई के साथ चलने वाले लोगों को ये नहीं बुलाते, ऐसा मुझे अच्छा, जिनके पास जानकारी है उनको भी नहीं बुलाते। क्योंकि क्या होता है कि आप पढ़े लिखे हो, हाँ, आपको सारा ज्ञान है। हाँ, अब आप अगर वहाँ पे अपने नॉलेज से बात रखोगे तो कल आपकी वाहवाही होगी और आपकी वाहवाही होगी तो उनकी नाक नीचे हो जाएगी। नहीं, मतलब हम तो चाहते हैं ना कि हमारे जो जानकारी का जो फायदा हो, लाभ हो, वो प्रशासन को भी हो जाए और हमारे समाज को भी हो। और जिस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक बनना ही चाहिए। वो लक्ष्य भी प्राप्त हो, हम इतना चाहते हैं। आपने देखा होगा, मैं अच्छे भले लोगों के फोटो सेशन में नहीं जाता, मैं फोटो नहीं निकालता। हाँ, उनके फोटो निकालने के लिए बाद में कैमरा ओपन कर लेता हूँ, ये आपने भी देखा है। मेरे हजारों फोटो, लाखों फोटो अपलोड है सोशल मीडिया में। मुझे फोटो का कोई लालच नहीं। ना मैं पेपर में अपना नाम देता हूँ या कोई देता भी नहीं होगा, पता नहीं पेपर में नाम आता है मुझे नहीं पता। मैं पेपर कार्यकर्ता भी नहीं, फोटो कार्यकर्ता भी नहीं, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा लगता है क्या ऐसा लगता है क्या कि यूनियन चौक के मसले का कुछ ऐसा राजनीति करना होगा? क्योंकि देखिए, इतने वर्षों से केस अगर चल रही है और समिति के कार्यकर्ताओं को उस जगह का इतिहास ही मालूम नहीं है, तो लोग कर क्या रहे हैं? आपने काफी सही बात कही कि ये राजनीति गलत हो रही है और ये राजनीति कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचा है। हाँ, और मैं ऐसा चाहूँगा कि ऐसी राजनीति अगर कोई करता है तो उसका बायकॉट किया जाए और समाज को घातक हो ऐसे लोगों से दूर रहे। नहीं, बायकॉट तो नहीं कर सकते। देखिए सुनो, बाबा साहब पर सत्ता अधिकार है, ये आप मानते हैं, तो उनका बायकॉट नहीं करना। बायकॉट का मतलब उन्हें समझाना चाहिए, किस तरीके से उन्हें साथ में लेकर जाना चाहिए। वो अगर समझते हैं तो साथ में लेकर चलिए, अगर नहीं समझते तो ठीक है, आप अपना काम करिए, आप अपना काम करिए। वही चीज़ है ना राजू जी कि वो हम जब उनको समझाने जाते हैं हाँ, तो मैंने कहा हाँ, कुछ लोग गुंडे किस्म के लोग, हाँ, उन्हें ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा जोर के आवाज़ से बात करेंगे हाँ, और लोगों पे धमकी देने वाली बात हाँ, करेंगे तो हाँ, हम डर जाएंगे। हाँ, तो उन्हें पता नहीं है कि समंदर की गहराई उसमें जाने के बाद ही ना। जी हाँ, और मैं ये चाहता हूँ कि बाबा साहब के मामले में किसी को मान सम्मान न देते हुए अम्बेडकर समिति के ही नाम से हाँ, आप उसमें हर चीज, हर राजकीय पक्ष, हर संगठन के पदाधिकारियों को कंपलसरी ले। बिल्कुल, मेरा भी यही कहना है। जितनी भी बौद्ध विहार है हाँ, उसके अध्यक्षों को भी ले, बिल्कुल, ताकि ये जोरों शोरों से हम प्रशासन के सामने जी। दबाव में। प्रशासन दबाव में नहीं है। प्रशासन को पता है कि 10-12 लोग आते हैं, निवेदन देते हैं, बड़बड़ करके चले जाते हैं। प्रशासन बिल्कुल दबाव में नहीं है। प्रशासन को कोई खौफ नहीं है कि अम्बेडकर समाज के कार्यकर्ता आएंगे, आंदोलन करेंगे, उन्हें कोई डर नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये 10-12 लोग आते हैं, 20-25 लोग आते हैं, इनके पीछे समाज के बाकी के संगठनों के लीडर या प्रतिनिधि नहीं आते हैं। तो जो प्रभाव डालने का जो विषय है अभी आपने बताया,
सभी बौद्ध विभाग के अध्यक्ष को बुलाना, सभी पार्टियों के लीडर्स को बुलाना, कंपलसरी बुलाना, ये बहुत जरूरी है। तो ही वो स्मारक बनेगा। ऐसा 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 आपका भी कहना है, मेरा भी कहना है। लेकिन मैं कुछ और सोचता हूँ। अब देखिए ना, ये 10-12 लोग या 15-20 लोग आंदोलन करते हैं, ठीक है, इन्होंने जगा के रखा हुआ, वो आंदोलन को जगा के रखा हुआ, यानी वो आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी सिर्फ लौ टिमटिमा रही है, लेकिन कब ज्वाला बन के भड़केंगे पता नहीं है। लेकिन ये वरिष्ठ लोग भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं ना। मैंने वरिष्ठों से भी बात की है कि आप इसमें सपोर्ट क्यों नहीं करते, आप इसमें मीटिंगों में क्यों नहीं आते, आप इसमें सहयोग भी नहीं करते। तो वरिष्ठ लोगों का भी ये दोष तो नहीं है कि वो भी बाबा साहब को उतना ना सम्मान नहीं दे रहे जितना देना चाहिए। नहीं, मैंने कहा ना आपको कि देखो, बाबा साहब तो मान सम्मान न देने वाली बात तो किसी में नहीं हो सकती। हाँ, वो चाहे वरिष्ठ तो क्यों नहीं आ रहे? बात मैंने वही बताई आपको कि ये जो दुरावा, जो हम कह सकते हैं कि एज के हिसाब से जो गैप बनी है। अच्छा, एज गैप की बात है कि इन्होंने कभी यंगस्टर को मौका नहीं दिया नेतृत्व करने। जी हाँ, जी हाँ। और इनके नेतृत्व में आज तक करते हुए आंदोलन कितने सक्सेस रहे ये लोगों को पता है। जी हाँ। तो यंगस्टर को ये लगता है कि हम इनका नेतृत्व क्यों स्वीकारें। हाँ, ये भी बात सही है। हाँ। अब इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, फिर भी इनसे कुर्सी छूट नहीं रही है। हाँ, हाँ। इस कारणवश यंगस्टर्स इनके साथ नहीं रहना चाहते। हाँ। अगर ये बड़प्पन लेके यंगस्टर्स को मौका देते हैं और कहते हैं कि आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे हैं, आप बात रखो, हम बाकी बात संभाल लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा देर लगेगी इसको। हाँ, इसको सॉल्व होने। और देखो, वरिष्ठ है, थोड़ा बहुत तो मान सम्मान सबको देना चाहिए। आप आपके घर में अगर माँ बाप होते हैं, दादा दादी होती है, तो आप ऐसा तो उनसे आड़ी बात नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं इनका भी सामाजिक योगदान है। हाँ। जिनके वजह से आज हम खड़े। जी हाँ, सही बात। हम उनकी उस समय की लड़ाई को नकार नहीं सकते। हाँ। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोगों, देखो, इसको नहीं बुलाएंगे, उसको नहीं बुलाएंगे, या आप सोशल मीडिया पे वीडियो डाल दोगे या सोशल मीडिया पे एक मैसेज डाल दोगे कि बाबा साहब के लिए जिसको दर्द होगा वो जरूर आएगा। अरे पर वो मैसेज उस तक पहुंचा ही नहीं, तो कैसे आएगा भाई? सही बात। हाँ। तो आपके पास में अगर पूरी संगठनाओं के लोगों के नंबर भी नहीं है, हाँ, या आपका ईगो भी ये बोलता है कि नहीं मैं उसको नहीं बोला, मेरे उससे नहीं पड़ती भाई। जी हाँ, जी हाँ। ये तो गलत है भाई। सही। हाँ। आप घर के कार्यक्रम में बुला रहे हो क्या? खाना पीना खिला रहे हो क्या? नहीं ना। तो आपको अपना गुस्सा, अपना गर्व, अपनी राजनीतिक पार्टी, आपका संगठन वो वहीं छोड़ के आना पड़ेगा। जब आप आम्बेडकर स्मारक समिति के सदस्य के हिसाब से या पदाधिकारी के हिसाब से वहां बैठ रहे हो, तो आपको सब नल एंड वाइट करना पड़ेगा, तब जाके ये आंदोलन सक्सेस होगा। जी हाँ। विनोद, एक मेरे अभी जस्ट आपने जो बताया, अभी मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक हुआ है, सवाल उत्पन्न हो गया। यही वरिष्ठ लोग और यही यंग जनरेशन के लीडर्स जब कोई कार्यक्रम होता है, 14 अप्रैल, 26 नवंबर, 6 दिसंबर, भीमापुर का 1 जनवरी, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये 6 कार्यक्रम वहाँ यूनिट चौक पर होती है। और ढेर सारे जन्मदिन के कार्यक्रम भी होते हैं, बहुत सारे विषय, समय पर आने वाले विषयों पर भी कार्यक्रम होते हैं, गीत संगीत भी होता है, बाबा साहब के गीत गाए जाते हैं, हर तरीके के कार्यक्रम होते हैं, ठीक है। लेकिन इन्हीं यंग जनरेशन के कार्यक्रम में वो वरिष्ठ लोग मेहमान बनकर आते हैं, कोई उद्घाटक बन के आता है, कोई अध्यक्ष स्थान पर बैठता है, कोई भाषण देता है। उस समय में इनका मनमुटाव सामने नहीं आता है। वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनको वरिष्ठों की जरूरत है, यंगस्टरों को। हाँ। और वरिष्ठों को भी जरूरत है कि हमें कहीं बुलाया जाए। हाँ। तो ये समझ क्यों नहीं रहे? तो ये कार्यक्रम में जो पर्सनल कार्यक्रम है, जो लोग मनोरंजन के कार्यक्रम है, या दिखावा करने के कार्यक्रम है, जन्मदिन के कार्यक्रम है,
इस टाइप के कार्यक्रम में ये आपस में बात करेंगे, आपस में मिलाएंगे, आपस में मिलजुल के काम करेंगे, एक दूसरे का मान सम्मान भी करेंगे, अध्यक्ष पद भी वरिष्ठ को देंगे, एक कार्यकर्ता बन के काम करेंगे, कुर्सियाँ भी लगाएंगे, माइक भी लगाएंगे, हर चीज़ करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति का जो स्मारक का जो प्रश्न है, जो इतनी बड़ी लड़ाई है, वो अमरावती की नाक है जी। और अमरावती की नाक होने के साथ साथ दलित समाज, बुद्धिस्ट समाज और अम्बेडकर समाज, उसकी भी नाक है। बराबर। वो अगर जगह आज अगर हमें नहीं मिली या वो जगह हमारे हाथ से चली जाती है तो इसके दोषी ये दोनों ही वर्ग होंगे, वरिष्ठ भी होगा और यंग भी होगा। तो आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने अभी समय की नज़ाकत को पहचानते हुए अगली कोई भी अगर मीटिंग होती है तो आपस में इन्होंने मिल जाना चाहिए, तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? राजू जी, अभी थोड़ा सा हम ये जो अभी इलेक्शन हुए ना, इस पे जाते हैं जी। अब इसका संबंध डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जगह से कैसा है वो मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ। आपने देखा होगा कि इस बार माजी जो लोकसभा सदस्य थी नवनीत जी राणा, हाँ, जो इस बार बीजेपी की सीट पर खड़ी थी, जी हाँ, उसको हराने के लिए सारे अम्बेडकर संगठनों ने एक होके काम किया। जी हाँ। और माननीय बलवंत जी वानखड़े जो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार थे, उनको चुन के लाने के लिए आपने ये भी देखा होगा कि अपने अपने पक्षों से विद्रोह करके बलवंत भाऊ का काम। जी हाँ। और बलवंत भाऊ को चुन के लाया। जी हाँ। उस समय भी कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे वरिष्ठ लोग थे जिन्होंने आनंदराज जी अम्बेडकर को यहाँ रखा। जी हाँ। फिर से एक बार अम्बेडकर को बदनाम करने का काम कुछ लोगों ने यहाँ किया। जी हाँ। जबकि ये राजनीति में भी हमसे ज्यादा अनुभवी है। हाँ। उनके शब्द चलते हैं। जी। और तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हर चीज का उन्हें न्याय है। हाँ। फिर भी एक जिद जो थी। जी हाँ। इसलिए आनंदराज जी अम्बेडकर को यहाँ लाया गया और हमने ये भी देखा कि वो लोकसभा में हार गए। जी हाँ। अब ये उदाहरण भी कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर की जगह से मैच होता है कि ऐसी ही जिद अगर ये कुछ लोग जो मुट्ठी भर है। जी हाँ। अम्बेडकर से हमें कहा गया, उस समय आपने देखा भी होगा, हमें भी कांग्रेस का दलाल और काफी हरिजन दलाल ये लोग कहा गया और खुद को अम्बेडकरी सच्चाई अनुयायी, अम्बेडकरी सच्चा कार्यकर्ता, अम्बेडकरी भक्त और क्या क्या खुद को उन्होंने मान सम्मान लगा के लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उस मान सम्मान के लिए आपने कितनी मेहनत की। आनंदराज जी को कितने वोट्स आप लेके दे चुके हैं? 18,000 समथिंग। फिर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है क्या कि जब जनता और हमारे लोग एक तरफ हो जाते हैं तो हमारा काम है कि हमारा सोच, हमारा गर्व, हमारी जिद समाज के लिए एक जगह छोड़ के बाकी लोगों के साथ हो जाए। जी हाँ जी बिल्कुल। जिस प्रकार से बलवंत वानखड़े को चुन के लाने का काम अम्बेडकरी नेताओं ने, संगठनों ने किया है, उनका मैं बहुत आभार मानता हूँ और उनकी प्रशंसा भी करता हूँ। और उनसे ही मैं अपील करता हूँ कि जिस प्रकार से आपने बलवंत वानखड़े को चुन के लाने का काम करके दुनिया को दिखा दिया कि यहाँ पे हमारे में नेतृत्व क्षमता है, हम किसी को चुन के भी ला सकते हैं और हम किसी को गिरा भी सकते हैं। यानी हमारा समाज आज भी जागरूक है। जी हाँ। उसी प्रकार आप बाबा साहब की जगह लेना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। आप जिद पे तो उतर जाओ। जी आप अपनी जिद तो छोड़ दो। जी हाँ। आ जाओ यार एक जगह पे। मुझे नहीं लगता 1 महीने के से ज्यादा ऊपर टाइम लगेगा। जी हाँ। और आप अगर
ओवरऑल कैलकुलेशन देखोगे, जब भी बाबा साहब की जयंती होती है, बुद्ध जयंती होती है, इसका जो खर्चा होता है ना सर, उसमें से अगर लोगों ने 50% भी पैसा जमा किया ना, हाँ। तो हम तो हाईकोर्ट की वकील की फीस भी दे सकते हैं। 50% बहुत हो गया, मैं 10% गिनता हूँ सर। बराबर है। तो 14 अप्रैल में जो खर्चा होता है, जितनी वर्दी जमा होती है, जितने स्टाफ रखते हैं, जो भी खर्चा होता है, उसका 10% भी अगर उन्होंने दिया तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की फीस नहीं देना। हमें सरकारी वकील की भी जरूरत नहीं है, हम अपना खुद का वकील हाँ रख सकते हैं। नहीं, सरकारी वकील तो आपका काम करेगा ही नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, लिख कर देता हूँ। सरकारी एडवोकेट आपके फेवर में सिर्फ लड़ने की एक्टिंग कर रहे हैं। उसने अभी तक स्टे हटाने की एप्लीकेशन भी नहीं लगाई 8 साल में विनोद जी। मेरा मसला कुछ और है। मैं ये चाहता हूँ कि ये समय ऐसा आया हुआ है, एक तो ये वरिष्ठ लोगों की जो आमपना है, जो घमंड है, अगर वो दूर नहीं करते हैं बाबा साहब के लिए, तो उन्हें एक तो फिर उन्हें घर पर ही बिठा देना चाहिए, विषय खत्म होता है। बराबर। और यंग जनरेशन में पूरी राजनीति अपने हाथ में लेना चाहिए। लेकिन यंग जनरेशन अगर भटकती है, अगर भटक यानी अलग रास्ते पर जाती है, तो उसके दोषी भी यही लोग होंगे वरिष्ठ। तो यंग जनरेशन को संभालेगा कौन? मैं वो भी सोचता हूँ। तो मुझे वरिष्ठ और यंग, ओल्ड एंड यंग, वो दोनों ही चाहिए। तो उसके लिए प्रयत्न क्या होना चाहिए वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है राजू जी, हम दोनों को ही आगे आना पड़ेगा। नहीं, हम कर रहे हैं ना विनोद जी। देखिए, जिस दिन इन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया, 4 अक्टूबर 2023 का दिन है ना, वो बहुत अपमानजनक दिन था, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि वो मीटिंग ही मैंने कॉल किया, ठीक है, नहीं बोलने दिया। लेकिन मैं उस समिति में जो वरिष्ठ लोग थे, जो लीडरशिप कर, सबको मैं बताता था कि भाई ये कागज है, ये डॉक्यूमेंट्स है, ये है, वो है, ऐसा हर चीज़ बताता था। उन्होंने भी मुझे बोलने नहीं दिया, उन्होंने भी बोलने नहीं दिया, जबकि हर चीज़ उनको बताता था। मैं आज ये लेकर आया हूँ, कल वो लेकर आया, ऐसा मैं हमेशा बताता था। मुझे आश्वासन दिया, राजू उस दिन तू नहीं बोलेगा, मैं तुझे चांस दूंगा। मैं इनका मान सम्मान करता हूँ, सबसे पहले इनका मान सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे ज़रूरत है इन लोगों की। मैं इनका गुलाम भी नहीं हूँ, नौकर भी नहीं, इनका कार्यकर्ता भी नहीं हूँ, उनकी पार्टी में भी नहीं हूँ, मैं अपना काम कर सकता हूँ। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के लिए मैं छोटा बन के रहा हूँ अभी तक। क्वालिटी हमने भी है, आपने भी है, इनमें भी है, लेकिन सिर्फ क्वालिटी का फर्क तब पता चलता है जब प्रदर्शन की बात आती है, कोर्ट की बात कोर्ट में होगी, कलेक्टर की बात कलेक्टर के साथ होगी, कार्यकर्ता की बात कार्यकर्ता की होगी। मैं समाज की जो दिशा और दशा है, जो जिस तरह जा रही है, उधर ध्यान देना चाहता हूँ। और अमरावती के वरिष्ठ और यंग जनरेशन को आपस में मिलाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक जो है, वो परिसर है, वो काफ़ी है। प्रश्न सिर्फ इतना है कि वो कैसे है, बस। अभी इसमें तो हम एक बता सकते हैं कि भाई गणपति की वर्गणी के लिए जैसे घर घर जाते हैं, वैसे हम 4-5 लोगों का ग्रुप बनाते हैं। कभी वरिष्ठ के यहाँ पे साहब आप जिद छोड़ दो, थोड़ा सा हमारे सर के आशीर्वाद रखो, आप भले ही दान दक्षिणा मत दो, पर आशीर्वाद रख के हमारे साथ बोलो। वो दूसरा को बोल सकते हैं भाई आप नेतृत्व करो, हम आपके पीछे रहते हैं, पर हमें ये जमीन दिलवा दो। नहीं, नेतृत्व भी करेंगे तो रूढ़िवादी विचारधारा नहीं चाहिए ना फिर, मेरी सुनो, ये चीजें थोड़ी होंगी। समय के साथ में नेतृत्व चेंज होते रहता है, विषय चेंज होते हैं, विचार भी चेंज होते हैं। अभी समय सिर्फ वो विचारधारा जो पुरानी है उसे त्यागने का है, नई विचारधारा एक्सेप्ट करने का समय आ गया है। तो ये थे विनोद जी गाड़े, हमारे परम मित्र और हमारे राजीव गांधी सोशल मीडिया चैनल के एंकर और रिपोर्टर, और बढ़िया संबोधन। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था हमेशा यही प्रश्न पूछते, आज मैं ही पूछ लूँ। तो प्रश्न पूछते पूछते बहुत सारी बढ़िया चर्चा हुई, और समाज में जो वरिष्ठ और यंग जनरेशन में जो अघोषित युद्ध है या अघोषित मनमुटाव है या जो दुराव है वो कम हो जाए या कैसे मिट जाए, ऐसी हमारी कोशिश है, प्रयत्न है। और रहा सवाल जानकारी का या माहिती का या फिर कागज पत्र का,
तो अगर कोई नहीं भी सुनता है तो सोशल मीडिया चैनल है, हम सोशल मीडिया पर डालते रहेंगे, डालते भी है और बताते रहेंगे कि ऐसी ऐसी परिस्थिति है, आपको इस दिशा की ओर जाना चाहिए। अगर ये वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, आज ये 5वां भाग है। एक्चुअल बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक का जो पिछले जो हमारा वीडियो हुआ था, मैंने कहा था पिटीशन के बारे में बताऊंगा, लेकिन पिटीशन के बारे में बताने से पहले मुझे वरिष्ठ और यंग जनरेशन के बीच में जो मनमुटाव है, जो दुरावा है, वो भी दूर करना था। इसलिए 5वां भाग हमारा ये तैयार हुआ है और ये वीडियो श्रृंखला चालू रहेगी। और इस वीडियो श्रृंखला के द्वारा एरविन चौक के बारे में जो जो जानकारी हमारे पास है या हमें पता चलते रहेगी, हम बताते रहेंगे। हमारा भी सपना है वो स्मारक समिति के अंडर में ही स्मारक बने। वो स्मारक बनने के बाद हमारी नाक, वो हमारी छाती जो चौड़ी करके हम घूमेंगे, वो गर्व करने लायक होना चाहिए। उसके लिए कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि भाई अम्बेडकर समिति के द्वारा हमें वो जमीन मिल जाए, हम फिर वहाँ पे मोबाइल की दुकान लगाए। अच्छा, चप्पल स्टैंड, साइकिल स्टैंड, मोबाइल स्टैंड लगाए। तो इन्होंने ये सपने छोड़ देना चाहिए। इन्होंने ये सोच रखना भी नहीं है। अभी मुझे पता नहीं है ऐसे सोच या नहीं है, लेकिन जिनकी भी होंगी मैं वीडियो के द्वारा बता देना चाहता हूँ, वो जमीन बाबा साहब अम्बेडकर के नाम की होंगी, बाकायदा पब्लिक ट्रस्ट की होंगी, उसमें समिति के लोग रहेंगे, लेकिन उनकी ये दुकानदारी नहीं चलेगी। मेरी दुकान, मोबाइल शॉप, चप्पल स्टैंड, साइकिल स्टैंड, ये बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए एक नया आंदोलन पुकारा जाएगा और उस आंदोलन का नेतृत्व राजू चंद्र विनोद गाड़े बिल्कुल करेगा। ऐसा बिल्कुल वहाँ पर होने दिया नहीं जाएगा, चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट क्यों न जाना पड़े। और एक्चुअल ये केस विनोद जी आप और हम पहली बात कर चुके हैं। अगर ये लोग मदद नहीं करते हैं, वरिष्ठ भी नहीं करते और यंग जनरेशन भी नहीं करते हैं, तो जिस दिन भी हमारे पास फाइनेंस आएगा, जो कोई फाइनेंसर मिलेगा, हम सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे, हाई कोर्ट का भी खटखटाएंगे। वो जगह हम लेके ही रहेंगे। वो अभी इसकी लड़ाई 6600 स्क्वायर फुट की सरकार लड़ेगी, लेकिन हमारी लड़ाई 40,000 स्क्वायर फुट की होगी। इतना हमारा मानस है। तो विनोद जी धन्यवाद आपका, बहुत बढ़िया लगा। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।